मीनू सक्की थी और अपने पति सुवीर पर अक्सर शक करती रहती थी। उसका यही शक एक दिन दोनों में अलगाव की वजह बन गया। उस दिन कोर्ट में आखिरी पेशी थी। उस दिन अदालत में सुवीर से तलाक के लिए चल रहे मुकदमे की आखिरी पेशी थी। सुबह से ही मेरा मन न जाने क्यों बहुत घबराया हुआ था। इतना समय बीत गया था, पर थोड़ी छटपटाहट और खींच के अलावा मेरा दिल इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसके ठीक 8 दिन बाद ही दिवाली थी। किसी को तो शायद याद भी ना हो, पर मुझे खूब याद था कि 4 साल पहले दिवाली से 8 दिन पहले ही सुवीर से रूठकर मैं मायके चली आई थी। क्या पता था जिस दिन मैं ससुराल की देहरी छोड़ूंगी, ठीक उसी दिन मेरे और सुवीर के तलाक के मुकदमे का फैसला होगा। जान पहचान है। इधर मैं तो गुस्से में आग बबूला हुई जा रही थी और उधर सुवीर अभी भी खोए खोए से थे। सिर्फ हाँ हूँ कर रहे थे। आंखों की पुतलियाँ भले ही उस लड़की को नहीं देख पा रही थी, परंतु उनमें नाचती तस्वीर और आंखों का बावरापन साफ बता रहा था कि सुवीर अभी भी उसी के ख्यालों में डूबे बैठे हैं। खिसियाकर मैंने जोर से सुवीर को फिर झिझकोरा, तो एक बार फिर हाँक कर वे उसी ओर देखने लगे जिधर वह युवती गई थी। मारे गुस्से के मैं पैर पटकती उठ खड़ी हुई और अकेली ही सारा सामान सुवीर के भरोसे छोड़कर ऑटो करके घर चल दी। सास ने मुझे देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। बोली, सुवीर कहाँ है? क्या अकेली आई हो? सामान कहाँ है? न जाने वे क्या क्या पूछती रही। मैंने आंखों के उमड़ते सैलाब को रोक कर कहा, आए तो उन्हीं से पूछिएगा। और मैं फटाक से कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। सुवीर का बावरापन याद आते ही मुझे लगा कि जरूर इन दोनों में कोई गहरी साठगांठ है और कोई बात मुझसे छिपाई गई है। बगैर जान पहचान के कोई भी लड़की इस तरह गैर मर्द को नहीं देख सकती। मैंने मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या पता साथ पढ़ती हो, क्या पता सुवीर की प्रेमिका हो और शादी के बाद भी वह उनसे प्यार करते हो सकता है रखैल ही हो। शादी के बाद मैं तुम्हें बताना भी चाहता था, पर यही सोचकर नहीं बताया कि इससे शायद तुम्हें दुख होगा, जीवन में व्यर्थ ही कड़वाहट आ जाएगी। सो टाल गया और आज अचानक उसे देखकर और सुवीर मानो इतना ही कहकर हल्के हो गए थे। वाक्य अधूरा छोड़कर पलंग पर बैठकर यूं जूते खोलने लगे जैसे मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया हो। सुवीर के एक ही सांस में बिना रुके इतना कुछ कह जाने की मुझे आशा नहीं थी। उनकी शक्ल देखकर उनकी बात पर विश्वास कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मुझे अभिमानिनी के दिल की एक पक्ष में धीमे से मुझसे कहा, सब बकवास है। 2 घंटे में सुवीर कोई कहानी गढ़ लाए हैं और तुझे भोली समझकर ठग रहे हैं। यदि इतनी ही बात थी तो सवाल पर ही मुझे हाथ पकड़कर रोक क्यों नहीं लिया? वही सारी दास्तां क्यों नहीं सुना दी? अभी हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुला लेंगे और मुझे मना कर ही छोड़ेंगे, पर जैसे ही सुवीर ने खर्राटे लेने शुरू किए तो मेरा गुस्सा और भी भड़क उठा। यह भी कोई बात हुई? फिर से बातों का क्रम जोड़कर मुझे मना तो सकते थे, या अपनी एक तरफा प्रेम कथा की सच्चाई का कोई सबूत तो दे सकते थे, मगर नहीं।
सुवीर को अकेले सोते देखकर मेरा विद्रोही भावुक मन तरह तरह की कुलांचे भरने लगा। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह कहीं जाकर आंख लगी तो बड़ी देर बाद नींद खुली। सुवीर फैक्ट्री जा चुके थे। मन के कोने ने फिर कोंचा, देखा तेरी जरा भी परवाह नहीं। रात को भी नहीं मनाया और अब भी मिलकर नहीं गए। मन तो वैसे ही खिन्न हो रहा था। देर से सोने और धूप चढ़े उठने की वजह से सिर भी भारी हो रहा था। सुवीर जूतों समेत ही सो गए थे। उनके जूते मोजे खोले, टाई की गांठ खोली और चादर डालकर चुपचाप बिस्तर पर आकर ना जाने कब सो गई। सुबह उठी तो सुवीर लगभग तैयार ही थे। मैं यंत्रवत उसके बचे हुए काम करती रही और उनके चलते समय बोली, शाम को वक्त पर घर आ जाना। सुनकर सुवीर मुझे कुछ देर देखते रहे, फिर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे कहने का ढंग प्रार्थना वाला न होकर आदेश वाला था और सुवीर वास्तव में ही शाम को वक्त पर नहीं लौटे। इंतज़ार करते करते मुझे लगने लगा कि ऊंची ऊंची दीवारों के बीच मैं कैद हूँ और ये दीवारें बेहद संकरी होकर मुझे दबा देगी। सुवीर पिछले दिन से भी ज़्यादा देर से लौटे। पीकर रात के 10 बजे और पिछले दिन की तरह ही बिस्तर पर जूते समेत सो गए। मन किस कदर बिखर गया था। तब मैं माफ़ी मांगने के कितने कितने शब्द जाल दिन भर बुनती रहती और सुवीर थे कि बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। मैं क्लास में भी ढंग से पढ़ा नहीं सकी और बेमतलब में 1-2 स्टूडेंट को डांट दिया। मैं सोचा करती, यदि उस लड़की को उसके चले जाने के कारण वे पहले नहीं पा सके तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर से शराब पीकर और नज़ारे पेश कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अभी भी उसी को चाहते हैं और यदि मैं चली जाऊँ तो उसी को लाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। अचानक लगने लगा कि हमारा संबंध बहुत उथला है और इन चुकते जाते संबंधों को जोड़ने के लिए स्वयं को टुकड़ों में बांटने की आवश्यकता नहीं। सुवीर के रवैये ने मुझे निरपेक्ष बने रहने के लिए मजबूर कर दिया। मन के उसी कोने ने फिर कहा, यदि उस लड़की को ये भुलाना ही न चाहते तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कदापि न करते और फिर क्या पता फैक्ट्री के बाद का तमाम समय कहाँ बिताते हैं। मन की रिक्तता ने मेरी अजीब दशा कर दी थी। दिन भर मेरी जबान पर ताला जड़ा रहता और मन ही मन मेरे और सुवीर के बीच की खाई चौड़ी होती रहती। इसी तरह करते करते 8 दिन निकल गए। अनिश्चय के झूले में उलझती मैं निश्चित नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी एक और घटना घट गई। दिवाली पास आ रही थी, शायद 9-10 दिन के थे। दिवाली में मेरा जी चाह रहा था कि सुवीर पहले जैसे हो जाए और हम फिर से नई उमंग के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहले उमंग भरी पहली दिवाली मनाएं। मैं मन ही मन उस दिन निश्चय कर रही थी कि यदि सुवीर वक्त पर घर आ जाएं, तो मैं अब तक के अपने व्यवहार की माफ़ी मांग लूँगी। यही सब सोचते हुए खिड़की के पास बैठकर सुवीर का इंतज़ार करने लगी। तभी आशा के विपरीत सुवीर मुझे वक्त पर आते दिखाई दिए। किंतु यह क्या, सुवीर अकेले नहीं थे, साथ में सविता भी थी, वही सुंदर दबंग युवती जिसने मेरी सारी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर सुलगने लगी।
मुझे निश्चय हो गया कि सुवीर रोज इसी के साथ रंगरलियां मनाते हैं। इस वक्त भी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं बिना कुछ कहे उन्हें अजीब सा जाने वाली नज़रों से देखकर उठ गई और बिस्तर पर आकर बिलख बिलख कर रोने लगी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।